हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की जीके की जो क्लास हमारी पॉलिटी की होगी और पॉलिटी में आज हम टॉपिक करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पहले जो है फंडामेंटल राइट्स आपके 7 होते थे, जिसमें संपत्ति का जो है अधिकार उसको हटाकर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 300 ए में उसको डाल दिया गया। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। आज की डेट में हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कितने जो है आपके ये मौलिक अधिकार होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स में ये होते हैं, कहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो ये सारी जो है चीज़ें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने इस जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि टाइम टू टाइम आपको सभी अपडेट आपको मिलते रहें। ओके, तो आज की क्लास में अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार है, हमारी कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका जो है यूएसए से लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, काफ़ी एग्ज़ाम में ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार हमने कहाँ से, किस देश से लिए हैं? तो हमने अमेरिका से लिए हैं। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं? तो मौलिक अधिकार है व्यक्ति का नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास करता है, व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट करता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, ताकि व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक विकास हो उसके, इसलिए जो है मौलिक अधिकार जो है आपके ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो जब संविधान सभा द्वारा अधिकारों की भाई बात की गई कि भाई इन अधिकारों का वर्णन जो है हमें 2 जगह फिर इसमें देखने को मिलता है। जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे 2 जगह हमें देखने को मिलते हैं। एक मौलिक अधिकार हमें फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। दूसरे हमारे जो मौलिक अधिकार हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? डीपीएसपी, जिसको डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों जगह पे हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है, वो देखने को मिलते हैं। या फिर यूँ कहें कि हमारे संविधान में हमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पे हमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कवर हो गया। अब हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, तो फंडामेंटल राइट्स में जिन अधिकारों की बात की गई है वो 6 टाइप के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे कुल मिलाकर मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक जो है आपका 7वां होता था संपत्ति का अधिकार, जिसको ख़त्म कर दिया गया। आज के डेट में हमारे मौलिक अधिकार कितने होते हैं? हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। और ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, कंपलसरी होते हैं, मीन्स राज्यों के विरुद्ध या राज्य या सरकार के विरुद्ध नागरिकों के ये अधिकार होते हैं। ठीक है, तो सरकार या राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के ये अधिकार होते हैं। दूसरा जो है हम देखते हैं कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वहाँ पर भी हमें फंडामेंटल राइट्स जो है का वर्णन दिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इन अधिकारों की बात की गई है, लेकिन ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए स्वतंत्र छोड़ दिए गए हैं भाई, कि इन अधिकारों को अगर कानूनी रूप से सरकार लागू करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डीपीएसपी में जो हमारे अधिकार हैं वो सरकार के ऊपर छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो सरकार के ऊपर है कि भाई वो इन अधिकारों पर कोई भी कानूनी रूप से जो है उनको लागू कर सकती है। तो डीपीएसपी में जिन अधिकारों की बात की गई है वो आपके बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकारों में जिन अधिकारों की बात की गई है वो आपके कंपलसरी होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। ठीक है,
तो डीपीएसपी में ये बाध्यकारी हमारे नहीं होते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, ये कौन से भाग में आपका पड़ता है? तो भाग नंबर जो है 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और भाग नंबर 1 और 2 को हमने ऑलरेडी पहले ही कवर कर लिया है, ठीक है। उससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी हमने कर लिए हैं। अगर आपने जो है पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जो है स्टार्टिंग से पॉलिटी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भाग नंबर 3 में हमारे क्या है? भाग नंबर 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद में हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, कौन से आर्टिकल में जो है? तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जो है हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे संविधान में जो है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक क्या है भाई? हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है वो हमने कहाँ से लिए हैं, सोर्स क्या है उसका, क्या स्रोत है? तो ये हमने यूएसए से उठाए हैं भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरी होते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स पहला जो है, अगर यहाँ पे पॉइंट देखें, ये राज्य सरकार या कोई भी सरकार है उसके विरुद्ध नागरिकों के अधिकार होते हैं, ठीक है। तो ये राइट होते हैं टू सिटीजन अगेंस्ट स्टेट। तो राज्य सरकार के विरुद्ध नागरिकों के ये अधिकार होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 ये आपके होते हैं कुल, ठीक है। दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है, वो क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। सरकारों के लिए क्या होते हैं? ये बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। तीसरा अगर यहाँ पे पॉइंट देखें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, वो परिवर्तनीय होते हैं, एनफोर्सिबल होते हैं, वो वाद योग्य होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार है, परिवर्तनीय होते हैं, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, वाद योग्य होते हैं, ये जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे देखें कि भाई अगर हमारी सरकार मौलिक अधिकारों का विरोध या हमसे छीनने का काम करती है हमारे मौलिक अधिकार, तो व्यक्ति सरकार के खिलाफ या फिर राज्य सरकार के खिलाफ जो है केस कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भाई कोई भी सरकार अगर हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीनने का काम करती है तो हम उस सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हैं भाई? केस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार ये इम्पोर्टेंट हमारे जो है संविधान में दिए गए हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट भाई किसके अकॉर्डिंग हम केस कर सकते हैं? हमारे संविधान में एक आर्टिकल नंबर 32 है, वो नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो सरकार के खिलाफ केस कर सकता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का शोषण कर रही है सरकार, ठीक है, तो हम सरकार के खिलाफ जो है केस कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल नंबर जो है 32 में आपका दिया गया है, ठीक है। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में लें कि भाई जो आपका 2019 में नागरिकता जो है संशोधन कानून आया था 2019 में, तो उसमें जो है 144 पिटीशन जो है ये आर्टिकल 32 के तहत ही जो है आम जनता ने डाली थी। लेकिन कोई सरकार जो है सरकार के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत खिलाफ नहीं जा सकती, सिर्फ नागरिक ही जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है आर्टिकल 32 के तहत नहीं जा सकता खिलाफ, केवल और केवल अधिकार किसको है? नागरिकों को है। नागरिक ही सरकार के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत जो है खिलाफ जा सकती है और केस कर सकती है अगर उसकी जो है शोषण हो रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का, ठीक है, हनन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट देखें कि भाई आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक अधिकार क्षेत्र ओरिजिनल जुरिडिक्शन आता है भाई, ठीक है। तो 131 आर्टिकल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है? आरंभिक अधिकार क्षेत्र ओरिजिनल जुरिडिक्शन आता है। तो उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ पिटीशन डाली थी कि भाई जो ये नागरिकता संशोधन कानून 2019 वाला है, ये तो भाई आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल नंबर 14 में क्या है? समानता का अधिकार, कि भाई ये समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये जो है आपका नागरिकता संशोधन कानून 2019 कुछ ही धर्मों के लिए ये आपका था, मुस्लिमों के लिए नहीं था। तो इस प्रकार जो है समानता के अधिकार को चिंता आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन ये करता है, ठीक है। तो ये केरल सरकार ने जो है पिटीशन डाली थी 100 जो है कौन से आर्टिकल के तहत? 131 आर्टिकल के तहत।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई जो मौलिक अधिकार है वो हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, और साथ में जो है हमने ये नेहरू जो रिपोर्ट है उसमें भी कुछ मौलिक अधिकारों की बात की गई है, वहाँ से भी जो है इसका प्रभाव आपका पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि हमने देखे कि ये एनफोर्सिएबल होते हैं, ये परिवर्तनीय आपके होते हैं, ये वाद योग्य होते हैं, जस्टिफिशिएबल आपके ये होते हैं, ऐसा जो है आर्टिकल नंबर 32 कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है कि भाई ये इनमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तनीय होते हैं, ये वाद योग्य जस्टिफिशिएबल भी आपके होते हैं। फंडामेंटल राइट हैं वो आपके क्या होते हैं, आंतरिक नहीं होते, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फंडामेंटल राइट है वो क्या नहीं होते हैं भाई, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इनमें चेंजमेंट ही नहीं किया जा सकता, इनमें चेंजमेंट किया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट है उसमें चेंजमेंट किया जा सकता है। आंतरिक नहीं होते मतलब कि भाई आंतरिक नहीं होते, इसका मतलब ये है कि उसमें चेंजमेंट ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट है उसमें चेंजमेंट किया जा सकता है और वो परिवर्तनीय होते हैं, ऐसा आर्टिकल 32 भी कहता है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं होते, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो है फंडामेंटल राइट है जो आपके मौलिक अधिकार व्यक्ति का नैतिक विकास करते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं, मानसिक और भौतिक विकास भी आपका ये करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें फंडामेंटल राइट्स हैं वो युक्त निर्वर्धन लगाए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट है पर मौलिक जो अधिकार है उन पर युक्त मीन्स रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। अगर कोई रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है तो वो लगाया जा सकता है मौलिक अधिकारों पर। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई युक्त जो है चीज़ है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है भाई, तो ये इसमें दिया गया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपका, ये हमने जो फंडामेंटल राइट्स लिए हैं वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से हमने उठाए हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि वही फंडामेंटल राइट हमने कौन से देश से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। लेकिन अमेरिका में भी जो है हमने अमेरिका के जो बिल ऑफ राइट्स हैं वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार वो उठाए हैं। लेकिन अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स जो है ये आंतरिक नहीं है वहाँ पे। ठीक है, आंतरिक नहीं है का मतलब कि भाई उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हालांकि हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिका में हमारे फंडामेंटल राइट उठाए गए, तो बिल ऑफ राइट्स है वहाँ पे क्या होते हैं, आंतरिक होते हैं, मीन्स उनमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। जो चीज़ लिख दी उनमें चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे भाई अमेरिका को पता चला कि भाई ये एक तरीके से व्यक्तियों को जो फंडामेंटल राइट्स या बिल ऑफ राइट्स है के रूप में हमने जो अधिकार दे रखे हैं नागरिकों को, तो इससे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अराजक हो जाएगा। क्योंकि अगर इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो भाई वो तो सरकार के खिलाफ ही हो जाएगा। अगर मतलब अराजकता जो है वहाँ पे पैदा हो सकती है। तो ऐसा जो है तो फिर बाद में जो है कहीं ना कहीं जो बिल ऑफ जो राइट्स है उसको सीमित होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो वहाँ पर जो रूल ऑफ जो है डॉक्ट्रिन लाया गया है इसके लिए कि भाई जो बिल ऑफ राइट है वो परिवर्तनीय नहीं होते। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं होते, तो इसके लिए जो एब्सोल्यूट होते हैं उसके लिए क्या लाया गया, रूल ऑफ डॉक्ट्रिन लाया गया। ठीक है, और कोर्ट के द्वारा फिर वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स है उसको सीमित कर दिया गया। और इसका मतलब ये है कि भाई बिल ऑफ राइट्स है वो अमेरिका में पहले क्या होते थे, आंतरिक होते थे, एब्सोल्यूट होते थे। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि भाई जिस चीज़ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर बाद में जो है इनको आंतरिक नहीं होंगे, ये किया गया, आंतरिक नहीं होंगे मतलब इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे देश के, तो वो क्या होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, उनमें चेंजमेंट किया जा सकता है। तो ये इसमें बात दी गई है और इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट है वो हमने अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से उठाए गए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें भी जो है इसका कुछ योगदान रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट अगर यहाँ पे देखें कि भाई हमारा जो संपत्ति का अधिकार है, जैसे कि पहले हमारे टोटल 7 मौलिक अधिकार होते थे। ठीक है, जिसमें एक आपका संपत्ति का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार होता था।
लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो संपत्ति का जो अधिकार है इसको हमने जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया भाई 1978 में। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के थ्रू इसको हमने मौलिक अधिकार से हटा दिया और आर्टिकल नंबर 300 का क्लोज ए में इसको डाल दिया भाई। ठीक है, तो मौलिक जो संपत्ति का अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे कुल जो है अभी आज की डेट में 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होते, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि फंडामेंटल राइट है उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होते, मीन्स इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम देखें कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट पर युक्ति युक्त निर्वर्धन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, मीन्स कुछ रीजनेबल अगर रेस्ट्रिक्शन है तो वो लगाए जा सकते हैं भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे मौलिक अधिकारों पे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19 में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है, जैसे कि आप देखते हैं, लेकिन व्यक्ति के अधिकार को सीमित भी किया जा सकता है भाई। ठीक है, तो जो अभिव्यक्ति का अधिकार है उसको सीमित भी किया जा सकता है। कब भाई? अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की अवमानना करता है, ठीक है, कोर्ट के जो है कोर्ट ने जो कहा है उसका अवमानना करता है, उसका कहना नहीं मानता भाई, तो उसको कहा जाता है भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट की अगर कोई व्यक्ति अवमानना करता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। अगर कोर्ट की कोई बात नहीं मानता व्यक्ति, ठीक है, तो वहाँ पर जो अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसको सीमित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर जो है आपकी अभिव्यक्ति से देश की सुरक्षा है वो खतरे में है तो उस केस में भी आपका जो अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, ठीक है, आपका जो मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 19 में जो आता है उसको सीमित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है भाई जो आपका अभिव्यक्ति का अधिकार, दूसरा, अगर देश की अखंडता जो है इंटीग्रेशन जो प्रभावित होती है तो उस केस में भी अभिव्यक्ति के अधिकार को आपसे छीना जा सकता है, उसको सीमित किया जा सकता है। तो ये हमने देखा कि भाई आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति का अधिकार हमें दिया गया है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसको भी सीमित किया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया किन किन जो है केसेस में इस अभिव्यक्ति का अधिकार है उसको क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखें भाई, आर्टिकल नंबर 25 की बात करें, हर व्यक्ति को हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 के तहत भाई हर व्यक्ति को हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मीन्स आप अपनी आस्था के आधार पर कोई भी धर्म जो है परिवर्तन कर सकते हो, किसी भी धर्म को आप जो है नहीं मानते हो, ये भी आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसको भी सीमित जो है किया जा सकता है। ठीक है, इसको भी जो है निर्वर्धन जो है सीमित किया जा सकता है भाई। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें आर्टिकल 25 के तहत मिलता है उसको किन किन मामलों पे सीमित किया जा सकता है? अगर भाई आपका धार्मिक स्वतंत्रता से हेल्थ प्रभावित होती है, ठीक है, दूसरा, अगर धार्मिक जो है स्वतंत्रता है उससे मोरलिटी जो सदाचार अगर प्रभावित हो रहा है, और तीसरा, अगर पब्लिक ऑर्डर जो लोक व्यवस्था है वो आपकी प्रभावित हो रही है, तो इन मामलों में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मैं आर्टिकल 25 के तहत मिलता है उसको सीमित किया जा सकता है भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा संविधान हमें आर्टिकल 25 के तहत देता है उसको भी सीमित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जिससे जो है उसके मतलब धार्मिक स्वतंत्रता से हेल्थ प्रभावित हो रही है, मोरलिटी प्रभावित होती है, या फिर कोई पब्लिक ऑर्डर लोक व्यवस्था प्रभावित होती है, उस मामले पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल राइट्स में हम करैक्टरिस्टिक्स देख रहे थे कि भाई जो मौलिक अधिकार है हमारे उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, मीन्स उनमें संशोधन किया जा सकता है भाई। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, जैसा कि हमने संपत्ति का अधिकार देखा उसको हमने हटाया और आर्टिकल नंबर 300A में उसको डाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमारे जो अधिकार से हैं,
तो राइट्स जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई हमारे, जैसे हमने देखे कि मौलिक अधिकार है हमारे, जो कि आपके भाग नंबर 3 में दे रखे हैं। कुछ हमारे प्राकृतिक अधिकार भी होते हैं, नेचुरल अधिकार होते हैं। कुछ हमारे संवैधानिक अधिकार होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं। कुछ विधिक अधिकार, लीगल राइट्स भी आपके होते हैं। तो अधिकार मेनली जो है ये आपके डिफरेंट कैटेगरी के मेनली जो 4 प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं। मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने देखा कि भाई पार्ट नंबर 3 में आपका है, और आर्टिकल नंबर जो है आपके 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो एक इसमें जो शिक्षा का जो अधिकार है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 21 का क्लोज ए में आता है, ये भी आपका क्या है आज की डेट में मौलिक अधिकार आपका है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार भी क्या है कि मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, पहले जो ये आपका विधिक अधिकार जो है ये आपका विधिक अधिकार भी है। ठीक है, क्यों है राइट टू एजुकेशन आपका विधिक अधिकार, लीगल राइट क्यों है? क्योंकि आरटी जो एक्ट आया था 2009 में, ठीक है, वो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। तो जो चीज़ संसद के द्वारा जो आपकी बनाई जाती है या फिर जो ठीक है, तो उसमें विधिक अधिकार आ जाएगा। तो संसद के द्वारा जो है ये पास किया गया आरटी एक्ट 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक है, और अब जो है ये विधिक अधिकार था और इसको अब शिक्षा का अधिकार भी जो है दे दिया गया। तो आर्टिकल 21 से है वो एक क्या है, शिक्षा का अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार भी आपका ये है। ठीक है, और विधिक अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्राकृतिक जो अधिकार है, नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? जो भाई हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं डायरेक्टली। जैसे कौन कौन से हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं? सुनने का अधिकार है, हमें देखने का अधिकार है, भाई नेचुरल है ये। ठीक है, तो नेचर के द्वारा जो हमें अधिकार मिलते हैं वो नेचुरल राइट्स होते हैं। जबकि जो संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। मीन्स यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि भाई जो पार्ट नंबर 3 है, भाग नंबर 3 है, उसको छोड़कर संविधान में दिए गए अन्य जो अधिकार होते हैं वो आपके क्या होते हैं? संवैधानिक अधिकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि भाई संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है, पहले ये आर्टिकल नंबर 31 में मौलिक अधिकार आपका होता था भाई संपत्ति का अधिकार। ठीक है, पहले जो संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था, आर्टिकल नंबर 31 में था। लेकिन फिर बाद में 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 किया गया और इसको जो है 31 आर्टिकल से इसको हटा के 301 में डाल दिया गया। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार क्या है? आपका एक संवैधानिक अधिकार है आपका। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो पार्ट नंबर 3 है, भाग नंबर 3 को छोड़कर संविधान में जो भी आपके अधिकार हैं वो सारे संवैधानिक अधिकार होते हैं। नेक्स्ट जो विधिक अधिकार, लीगल राइट्स क्या होते हैं? तो वे राइट्स जो संसद द्वारा निर्मित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? विधिक अधिकार कहा जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा शिक्षा का जो अधिकार है एक विधिक अधिकार है। ठीक है, तो ये संसद के द्वारा जो है ये कानून बनाया गया। ठीक है, आरटी एक्ट जो ये कानून लाया गया 2009 में, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया पूरे भारत में। तो संसद के द्वारा ये बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? विधिक अधिकार। हालांकि जो है आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है जो कि आपका 2005 में आया। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक विधिक अधिकार है, संसद के द्वारा जो है ये आपका बनाए जाते हैं। तो जो कानून संसद के द्वारा निर्मित होते हैं उनको क्या कहा जाता है भाई? विधिक अधिकार कहा जाता है। जैसे सूचना का अधिकार है, जैसे कि आपका शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल 300A विधि के प्राधिकार के बिना किसी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, विधि के प्राधिकार के बिना किसी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया गया, ऐसा जो है आर्टिकल नंबर 300 का क्लोज ए कहता है भाई आपका। तो हमने देखा संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, यह एक तरीके से जो है संवैधानिक अधिकार है आपका, क्योंकि यह आर्टिकल नंबर 300A में दिया गया है। तो जो हमारे संविधान में जो किसी भी आर्टिकल में ये आपका दिए गए हैं
ठीक है। आर्टिकल नंबर 300 का क्लोज ए में दिया गया है, तो ये संवैधानिक अधिकार हो गया। यह एक विधिक अधिकार भी है क्योंकि इसके लिए कानून संसद बनाती है, इसलिए इसे विधिक अधिकार भी कहते हैं। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो विधिक अधिकार भी है, आपका संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार क्यों है? क्योंकि इसको आर्टिकल 300 क्लोज ए में दिया गया है, इसलिए संवैधानिक अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार क्यों है? क्योंकि भाई इसके लिए कानून जो है वो संसद बना सकती है। ठीक है, तो इसको विधिक अधिकार भी कहते हैं। तो विधिक अधिकार भी है, संपत्ति का अधिकार, और संवैधानिक अधिकार भी है। तो इम्पोर्टेंट, तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, या फिर संवैधानिक अधिकार, या फिर दोनों जो है भाई विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। तो आपका विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार है। तो हमने ये देख लिया कि भाई विधिक अधिकार वो होते हैं जो संसद द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे सूचना का अधिकार है, उपभोक्ता अधिकार जो आपका है, कंज्यूमर राइट्स, ये भी आपका क्या है? विधिक अधिकार, संसद द्वारा निर्मित है भाई। सूचना का अधिकार जैसे कि हमने देखा 2005 में लागू किया गया, 12 अक्टूबर 2005 से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कब से लागू किया गया था सूचना का अधिकार? 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आपका लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई जो मौलिक अधिकार है, शुरू में जैसे कि आपने देखा, मैंने बताया कि भाई 7 होते थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी होता था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल नंबर 31 में आता था। फिर बाद में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 किया गया, और इसी के तहत जो है मोरारजी देसाई की सरकार में इसको आर्टिकल 31 से हटाकर इसको आर्टिकल नंबर 300 ए में डाल दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। तो अब संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों है। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार में इसको आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300 ए में इसको डाल दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कितने होते हैं। आज की डेट में 6 होते हैं। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार है, ये हमारे कौन कौन से हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो पहला हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? समानता का अधिकार है। ठीक है, जिसको हम राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक हमारे समानता के अधिकार दिए गए हैं। तो 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है, 5 आर्टिकल समानता के अधिकार से रिलेटेड है, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको राइट टू फ्रीडम बोला जाता है। और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22, 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड हैं। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे 2 आर्टिकल नंबर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड हैं भाई। चौथा हमारा मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और ये आर्टिकल आपके 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल हैं जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें देते हैं। ठीक है, 25, 26, 27, 28। पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, जिसको राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल जो है हम बोलते हैं भी, एजुकेशनल एंड कल्चरल का जो है राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 29 और 30 2 आर्टिकल हैं जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो है अधिकार से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है छठा हमारा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बोलते हैं, और ये आपका आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा के इसको 300 ए में डाल दिया गया, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार न रहकर एक विधिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी भाई। 6 हमारे ये मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मौलिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर जो है 12 और 13 और आर्टिकल नंबर 31, 33 और 34। ठीक है, ये आपके अपवाद हैं 31, 33, 34,
और आर्टिकल नंबर जो 35 आपका फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए संसद जो है विधि बनाने का अधिकार रखती है, यह आर्टिकल नंबर 35 कहता है। आर्टिकल नंबर 35 में दिया गया है कि फंडामेंटल राइट जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको लागू करने के लिए, ठीक है, संसद विधि बनाने का अधिकार देती है। भाई इनको लागू करने के लिए संसद विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, 3 अपवाद हैं 31, 33 और जो 34। ठीक है, 2 आर्टिकल आपके 12 और 13, इन सभी को जो है हम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसमें एक आर्टिकल नंबर 17 आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फेमस, काफ़ी बार एग्ज़ाम में जो है आपका ये देखने को मिलता है और टीचिंग एग्ज़ाम में खासकर जो है ये देखने को मिलता है। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत को लेकर जो एससी और एसटी एक्ट 1989 में बनाया गया, वो आर्टिकल नंबर 35 के तहत ही तो बना है आपका, क्योंकि आर्टिकल नंबर 35 इस बात का अधिकार हमें देता है कि भाई संसद विधि बना सकती है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई अनटचेबिलिटी ऑफ जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो अधिकार है वो हमें आर्टिकल नंबर 17 देता है। ठीक है, तो ये मतलब छुआछूत है जो एससी एसटी काट में जो आपका ज़्यादातर देखने को मिलता था। ठीक है, तो इसको ख़त्म कर दिया गया भाई। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 17 हमें ये इसमें है। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर जो 12 है, इसमें क्या दिया गया है भाई, राज्य की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। भाई स्टेट मीन्स गवर्नमेंट यहाँ पे आपकी होती है। ठीक है, स्टेट का मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट दिया गया है, सरकार। स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे, सरकार। ठीक है, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल नंबर 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है। तो राज्य का मतलब क्या है, राज्य का मतलब सरकार होता है। तो इसमें क्या कि भाई जो सरकार है वो संघ कार्यपालिका और संघ विधायिका, जो जिसको हम कहेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर जो है। ठीक है, तो संघ कार्यपालिका, सरकार का मतलब क्या हो गया भाई, संघ कार्यपालिका, संघ विधायिका इसमें आएगी, यूनियन एग्जीक्यूटिव यूनियन लेजिस्लेचर दोनों आएगा। राज्य कार्यपालिका भी आएगी इसमें, राज्य विधायिका, राज्य जो स्टेट्स में जो एग्जीक्यूटिव होती है और स्टेट में जो लेजिस्लेटिव होती है वो भी इसमें आएगी। तो सरकार या राज्य का मतलब क्या है ये आप देख रहे हैं भाई, सेंटर में संघ कार्यपालिका, संघ विधायिका, स्टेट में जो है राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, सारी सरकार में आएंगी। स्थानीय सरकार है वो भी सरकार में आती है, लोकल गवर्नमेंट। अन्य कुछ प्राधिकृत जो है अदर अथॉरिटीज़ भी होती है जो कि आपकी सरकार में आती है, जैसे भाई जैसे एनटीपीसी है, सेल है, भेल है, घेल है, ये कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़, ये सारी की सारी जो है आपके सरकार के अंडर या सरकार जो है ही इनको कंट्रोल करती है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या आती हैं, सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर न्यायपालिका शामिल नहीं है। ठीक है, ऊपर इन सभी में न्यायपालिका जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है भाई। ठीक है, और प्राइवेट जो संस्थान जो है राज्य सरकार में नहीं आएंगे। तो कौन कौन से नहीं आएंगे जो राज्य सरकार में, एक तो न्यायपालिका नहीं आएगी और जितने भी प्राइवेट जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वो आपके नहीं आएंगे। अगर सरकार धीरे धीरे, हालांकि जो है सरकार जो है धीरे धीरे जो है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और हमारे मौलिक अधिकार है उससे सीमित होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो है प्राइवेटाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे मौलिक अधिकार है वो सीमित होते चले जाएंगे। ठीक है, वो ख़त्म होते चले जाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का ये आपका नुकसान भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आर्टिकल नंबर 12 है वो राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, जिसमें राज्य का मतलब क्या होता है कि भाई संघ, जो सेंटर में संघ कार्यपालिका, संघ विधायिका राज्य में आएगी, स्टेट में राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका। ठीक है, स्टेट में आएगी स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, और कुछ जो है अदर अथॉरिटीज़ है वो सरकार के अंडर आती हैं भाई। नेक्स्ट जो है अदर अथॉरिटीज़ है आपकी जो अन्य प्राधिकृत। अन्य प्राधिकृत का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई संस्थान है उस पर सरकार का फाइनेंशियल कंट्रोल है, सरकार का वित्तीय कंट्रोल है, वो कैसा है वो आपका आएगा। उस पर प्रशासनिक नियंत्रण क्या है भाई, कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसा है, कार्य सार्वजनिक महत्व का है या नहीं। ठीक है, अन्य प्राधिकृत में ये आपके आएंगे।
तो क्या क्या जो है आपका अन्य जो प्राधिकृत जो है उसमें आएगा, तो ऐसी सोसाइटीज़ जिनका खर्चा सरकार कर रही है वो अन्य प्राधिकृत में आएगा। ठीक है, सभी राष्ट्रीयकृत जो बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है जैसे भाई, वो सारे के सारे किस में आएंगे, वो अन्य प्राधिकृत में आएंगे, अदर जो अथॉरिटीज़ में आएंगे। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये भी आपका अदर अथॉरिटीज़ में आएगा, क्योंकि इनका जो है सरकार जो है खर्चा उठाती है। ठीक है, सरकार के अंडर ये आती है। सेल है, ONGC है, भेल है, उसके बाद में जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है आपका। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड हो गया, इसमें जो कंट्रोल सरकार का होता है। तो ये सारे अन्य प्राधिकृत जो अथॉरिटीज़ आपकी आ जाएंगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है, सरकार का पैसा लगता है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हो गया, भारतीय खाद्य निगम हो गया, CSIR, ये सारी की सारी क्या आती है भाई, आपकी अन्य प्राधिकृत में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर यहाँ पे एक देखें कि भाई राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहन लाल केस एक आया था, उसमें ये कहा गया था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया कि भाई राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वो राज्य की परिभाषा में आता है या नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाँ, राज्य की परिभाषा में आता है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्योंकि इसके ऊपर जो कंट्रोल है सरकार का है। ठीक है, सरकार जो है के अंडर में काम करता है। ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा में आपका आएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा क्योंकि राजस्थान जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है सरकार का है, इसलिए राज्य की परिभाषा में ये आपका आएगा। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं जिन पर सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ठीक है, तो वे सारे के सारे जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी राज्य की परिभाषा में आएंगी, सरकार की परिभाषा में आएंगी। ठीक है, एक आपका केस आया था सुखदेव वर्सेस भगतराम, तो इसमें जो कहा गया कि भाई ONGC है वो क्या वो राज्य की परिभाषा में जो है आएगा या नहीं, तो ONGC राज्य की परिभाषा में आएगा, क्योंकि ONGC को पैसा कौन देती है, सरकार ही दे रही है। तो जिस पे जो है सरकार का कंट्रोल है वो सारे के सारे जो है अथॉरिटीज़ आपकी राज्य सरकार में आएंगी, मतलब वो सरकार में आएंगी। ठीक है, वो स्टेट में आएंगे। UNO है, क्या ये जो है राज्य की परिभाषा में आता है, तो UNO नहीं आता है। ठीक है, ऐसे जैसे कि NCERT है, BCCI है, क्या ये राज्य की परिभाषा में आती हैं, तो ये नहीं आते हैं भाई, क्योंकि ये ऐसी बॉडी है जो अपना खर्चा खुद चलाती है। ठीक है, इन पर जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो सरकार का नहीं होता है, दोनों पे ही। ठीक है, तो और ना ही इन पर जो है प्रशासनिक जो कंट्रोल है वो सरकार का होता है, ना ही फाइनेंशियल कंट्रोल और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, दोनों ही नहीं होता है। NCERT अपना खर्चा खुद चलाती है, BCI भी जो है ये आपका खर्चा है वो ये क्रिकेट से रिलेटेड। ठीक है, और तो ये जो है अपनी खर्चा खुद चलाती है, इनका कंट्रोल जो है वो आपका सरकार का नहीं है, इसलिए ये क्या है भाई राज्य की परिभाषा में नहीं आएंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या ये राज्य की परिभाषा में आएगा, तो ये राज्य की परिभाषा में आएंगे, सरकार का इन पे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई आर्टिकल नंबर जो 12 है वो क्या है, राज्य का मतलब क्या होता है, सरकार जो है होता है, ये दिया गया है भाई। ठीक है, और राज्य सरकार में कौन कौन आएगा ये सारी चीज़ें हमने देख ली, तो सरकार में कौन कौन आता है ये हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे न्यायपालिका को छोड़कर जो भी सरकारी अथॉरिटी है, चाहे वो कार्यपालिका हो या विधायिका, वो सारी की सारी सरकार में आएंगी। पहली बात तो ये भाई, न्यायपालिका को छोड़कर कोई भी सरकारी अथॉरिटी जो कार्यपालिका हो, ठीक है, या फिर विधायिका, ठीक है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव, वो सारी सरकार के अंतर्गत आएंगी। दूसरा, राज्य सरकार हो या संघ सरकार हो, वो भी आपका क्या होगा, सरकार में आएगा। लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी सरकारी संस्था हो, वो राज्य की परिभाषा में आएगी। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे राज्य की परिभाषा में आपके आएंगे। तो ये आर्टिकल नंबर किस में दे रखा है, 12 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 13 है इसमें क्या दिया गया है भाई, आर्टिकल नंबर 13 में प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अदर लॉज, इसमें अन्य जो विधियों से मौलिक अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, अन्य जो विधियाँ हैं, अन्य जो कानून हैं, उनसे मौलिक अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर जो 13 है इसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अब जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी को हम 35 तक जो ये आपके आर्टिकल है 12 से 35
इन 12 से 35 जो आर्टिकल नंबर 12 तो हमने कर ही लिया है। बाकी जो है सभी आर्टिकल जो है 35 तक हम 1 बाय 1 सारे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज की क्लास में हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आप इस चैनल से जो है आप जुड़ सकते हो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर।